हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के इतिहास विषय के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, ये जो है 30 वीवीआई क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में इसके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को आपको पूरी अच्छी तरह से रट लेना है। ठीक है। मैं इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। वो एक जगह मतलब 25 भी नहीं होगा, ना ही 0 होगा, ना -25 सेंटीमीटर। ये अनंत, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक जाएगी आप समतल दर्पण की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वह किस स्थिति में है। पूछ रहा है कि यह जब अवतल दर्पण पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी जो वस्तु है उसकी स्थिति क्या होगी। उसकी वस्तु की स्थिति हो जाएगी सी पर होगी, तो ही वह ये सभी समान, वास्तविक और उल्टा बना पाएगा ये प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का सबसे तेज गति से चलता है। प्रकाश जो कि सबसे तेज गति से गमन होता है वो वायु में होता है। सबसे तेज गति से गमन होता है वायु में इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब आपको लेंस की क्षमता दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी निकालना, तो फोकस का सूत्र होता है F इक्वल टू 1/P। 1 बाई जो P होता है, ये होता है P जो होता है वो लेंस की क्षमता को दिखाता है। तो इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/-4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -0.25 इसका आंसर आएगा। देखो ये कहाँ पास ऑप्शन नंबर सी पे है, -0.25 मीटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कारण है। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है उसका क्या कारण है दूरी में परिवर्तन। सिलियरी मांसपेशिया के कारण, इनकी सिकुड़ने और फैलने के कारण से इसकी फोकस दूरी कभी कम होती है तो कभी अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदृष्टि को भी कहा जाता है। ब्लैंक है। दूरदृष्टि जो होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। सही आंसर हो जाएगा ओम। वोल्ट जो है विद्युत विभव का है। फेरेडे ये धारिता का एक इकाई है फेरेडे। एम्पियर जो है, एम्पियर एक विद्युत धारा का है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग जो कि बिजली के बल्ब पर किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब पर किया जाता है। आपने रेड बल्ब देखा होगा, उस पर पतली सी तार होती है उसके अंदर, उसे ही टंगस्टन बोलते हैं। उसमें गलना की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस कारण वो जल्दी गल नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से वो प्रवेश करती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा जो परम स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। ये जो है ये सूर्य की रोशनी से ही सौर ऊर्जा बनता है। सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, मैं जो ये सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई लोग, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और याद कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड पे आ सकते हैं, इनकी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। जो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का नियम के द्वारा ही संतुलित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 12, Fe + CuSO4 इक्वल टू, ये जो आपस में मिलकर बनाते हैं Cu + FeSO4। आप देख रहे हो ये जो Fe लोहा है और कॉपर इसको विस्थापित कर रहा है।
लोहा कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब उसके स्थान को ग्रहण कर ले रहा है। ये जो अभिक्रिया होगा विस्थापन अभिक्रिया, इसको याद रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? H+ जो है वो अम्ल ही बनाता है, अम्ल में H+ आयन होता है और क्षार में -OH आयन होता है। और देखो जठर रस जो है वो 1.2 होता है, इसका pH मान 1.2 होता है। नींबू का जो है वो 2 होता है, इसका pH मान 2 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो भी एक क्षार है, इसका pH मान होता है 10.5 होता है, 5 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जठर रस। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। जितना ज़्यादा pH मान जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रबल होता है उसकी pH मान। तो सही आंसर हो जाएगा जठर रस। H+ आयन इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन सा अम्ल है? पूछ रहा है अम्ल कौन सा है। अम्ल कहाँ से कहाँ तक होता है pH स्केल में? देखो 1 से 7 लिखता हूँ और इधर 14 लिखता हूँ। यह जो कि 1 से 7 तक अम्ल होता है और 7 से 14 तक होता है ये क्षार होता है। इसलिए देख लो 1 से 7 के बीच में कौन सी संख्या? 5 संख्या है हमारी। 5 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए जो कि है वो अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया जब आपस में करती है तो लवण जल बनाती है, इसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा Al2O3। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बोल रहा है कि एक उत्कृष्ट गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नियोन एक ऐसा गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया हुआ है नियोन का। आप देख लो नियोन का जो होता है वो 10 होता है। नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है। पहली कक्षा पे 2 रहेगा, दूसरी कक्षा पे 8 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो आपस में वैसी परमाणु जो आपस में द्विबंध या फिर त्रिबंध से जुड़ी हुई होती है उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब पूछा यहाँ से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका आंसर हो जाएगा C2H2। इसका आबंध किस तरह से होगा? देख लो मैं बना दे रहा हूँ। ये 3 आबंध से बंधा हुआ होता है। ये इधर लिख लो, इधर लिख लो, H हो गया, ये हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? अब बोल रहा प्रक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा आपसे। देखो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। आप इसको याद कर लेना। एल्कोहल का OH होता है। कीटोन का CO होता है। कीटोन का COO होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है COOH होता है। COOH होता है। अब देख लो CHO कहाँ है? ये हाँ देख लो CHO का पूछा है तो एल्डिहाइड, इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। सही आंसर एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 है हमारा, दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या लिथियम के बराबर होती है? यानी लिथियम के बराबर होगा। देखिए लिथियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या 3 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 1। तो बोल रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है ये जो है इसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर होगा। तो पहला मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है इसका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 2, 8, 2 होता है। अंतिम में 2 बच रहा है। देखो इसे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। कैल्शियम, अब कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 17। अब 17 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 7 होगा। तो ये भी इससे नहीं मिल रहा है। पोटेशियम
पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अभी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप 2881, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, फिर अंतिम कक्षा में 1 रहेगा। तो देखो ये जो है इसे मिल रहा है ना, इसे देख लो, ये इसे मिल रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण होता है। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन को चूसता है। यानी कि आप समझ लो मच्छर जो होता है वो खुद भोजन नहीं बनाता है, वो दूसरे के शरीर से खून चूस के अपना खुद का भोजन बनाता है। परजीवी इसे बोलते हैं। और स्वपोषी यानी कि जो हरे पौधे जो होते हैं ना, वही लोग अपने खुद के भोजन जो बनाता है उसे ही स्वपोषी पोषण बोलते हैं। मृत जीवी पोषण, जो सड़े गले मृत जीव होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद, जैसे ब्रेड पे आप लोग फफूंद। किस नंबर? क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? पायरुवेट का विखंडन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और लीवर में जो ग्लूकोज होता है वो एक जगह संग्रहित होता है लीवर में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विखंडन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये काम करता है, थायरोक्सिन का ये काम है, उपापचय का काम, थायरोक्सिन। सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला करता है। मेडुला जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे पीछे में पिछला भाग में छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन वो पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखा हुआ होता है मेडुला। इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ये देख लो आप लोग चित्र, ये जो चित्र है ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो ना, ये पुनरुद्ध भवन का है। किसका है? पुनरुद्ध भवन का ये चित्र है। ध्यानपूर्वक देख लो ये चित्र को, पुनरुद्ध भवन का ये चित्र है। आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु में निषेचन होता है, और गर्भाशय में, अंडाणु से वो गर्भाशय में आता है तो एक बच्चे का निर्माण होता है। गर्भाशय में बच्चा पलता है, गर्भाशय में बच्चा पलता है और अंडाणु में निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, ये किसके होता है? माता पिता दोनों के एनडीए से ये क्या होता है? उसका गुण होता है। नाभिक की विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होता है? नाभिक की विद्युत संयंत्र में नाभिक के विखंडन से क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसे जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का विखंडन होता है इससे ही। क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? मतलब कि खाना बनाने में कितना प्रतिशत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? आप देखोगे मात्र 1% का ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 30 जो आखिरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पढ़ लेना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? अब पूछ रहा किस पदार्थ का उपयोग करने से पर्यावरण का सबसे अधिक उपयोग होगा? पहला नंबर है थर्माकोल के लिए डिस्पोजल कप का, ये तो भैया नहीं होगा। प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करना है। मिट्टी के डिस्पोजल कप का, मिट्टी का तो आप लोग कर ही सकते हो क्योंकि ये नेचुरल है, ये आसानी से मिट्टी में ही मिल जाएगा। और कागज़ के डिस्पोजल का यह भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त हमें ये लग रहा है। मैंने जो क्वेश्चन बताए ये सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को बहुत ही अच्छे से इन सभी को पढ़ लेना है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और
ये वीडियो को अपने दोस्तों तक तुरंत से तुरंत सेंड कर दे, क्योंकि वो लोग भी अच्छे तरह से पढ़ ले, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं वो लोग भी। ठीक है, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।